अध्याय 24 प्रायद्वीप में नए राज्यों के गठन और ग्राम विस्तार। नई अवस्था। लगभग 300 ईस्वी से 750 ईस्वी तक का काल विंध्य से दक्षिण के प्रदेशों में द्वितीय ऐतिहासिक चरण कहा जा सकता है। इस काल में प्रथम ऐतिहासिक चरण लगभग ईसा पूर्व 200 से 300 ईस्वी तक वाली प्रक्रियाएं चलती रहीं, किंतु कुछ ऐसे लक्षण भी दिखाई देते हैं जो प्रथम ऐतिहासिक चरण में खास महत्व के नहीं थे। प्रथम चरण में हम दक्कन पर सातवाहनों के तथा तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों पर तमिल राज्यों के बढ़ते हुए प्रभुत्व पाते हैं। उस काल में उत्तरी तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक, महाराष्ट्र का एक भाग तथा गोदावरी महानदी दोआब अपने क्षेत्रों से बाहर स्थापित राजनीतिक प्रभुसत्ता को सकारते थे। उनके अपने राज्य नहीं थे। अब इन क्षेत्रों में तथा विदर्भ में भी 300 ईस्वी से 600 ईस्वी के बीच लगभग आधा दर्जन राज्य उदित हुए, जिनका पता हमें अनुदान पत्रों से चला है। काल क्रमेण 7वीं सदी के आरंभ तक कांची के पल्लव, बादामी के चालुक्य और मदुरै के पांड्य ये तीनों प्रमुख राज्यों के रूप में उदित हुए। प्रथम ऐतिहासिक चरण में विविध शिल्पों का उद्भव हुआ, आंतरिक और विदेशी व्यापार बढ़ा, सिक्कों का व्यापक प्रचलन हुआ और नगरों का बड़ी संख्या में उदय हुआ। द्वितीय चरण में आकर व्यापार, नगर और सिक्के तीनों का ह्रास प्रतीत होता है। ब्राह्मणों के लिए कर मुक्त भूमि का अनुदान भारी संख्या में दिखाई देता है, जो इस चरण का प्रमुख लक्षण है। भूमि अनुदानों से यह सिद्ध होता है कि अनेक नए नए क्षेत्र खेती में और लोगों को बसाने में लगाए गए, अतः इस काल में कृषि अर्थव्यवस्था में कहीं अधिक विस्तार हुआ। इस चरण में हम ब्राह्मण धर्म की जय यात्रा भी देखते हैं। प्रथम चरण में हमें आंध्र और महाराष्ट्र दोनों प्रदेशों में बड़े बड़े बौद्ध स्मारक मिलते हैं। कई गुहा अभिलेख शायद इस बात का संकेत देते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में फैले थे, लेकिन अब जैन धर्म सिमटकर कर्नाटक में ही रह गया। सामान्यतः सारे प्रायद्वीप में राजाओं द्वारा किए गए वैदिक यज्ञों के उदाहरण भारी संख्या में पाते हैं। इस अवस्था में तमिलनाडु में पल्लवों और कर्नाटक में बादामी के चालुक्यों के शासन में शिव और विष्णु के प्रस्तर मंदिरों का निर्माण भी आरंभ हुआ। द्वितीय चरण में प्रवेश करते ही दक्षिण भारत महापाषाणों का क्षेत्र नहीं रह गया और इस चरण का अंत आते आते हमें ऐसी गतिविधि दिखाई देने लगती है जिसने इसे मंदिरों का क्षेत्र बना दिया। शासक वर्ग और साक्षर वर्ग की भाषा में परिवर्तन आया। अगर आंध्र और कर्नाटक में पाए गए अशोक के अभिलेख छोड़ भी दिए जाएं, तो ईसा पूर्व दूसरी सदी और ईसा की तीसरी सदी के बीच के लगभग सभी अभिलेख प्राकृत भाषा के हैं। तमिलनाडु में मिले ब्राह्मी अभिलेख में भी प्राकृत के शब्द हैं, किंतु लगभग 400 ईस्वी से इस प्रायद्वीप में संस्कृत राजभाषा हो गई और अधिकांश शासन पत्र संस्कृत में ही मिलते हैं। दक्कन और दक्षिण भारत के राज्य। उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में सातवाहनों के स्थान पर एक स्थानीय शक्ति वाकाटकों ने प्रभुत्व जमाया। वाकाटकों ने, जो स्वयं ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों को खूब भूमि अनुदान दिए। इन अनुदानों के प्रमाण उनके द्वारा जारी किए गए अनेक ताम्रपत्रों में मिलते हैं। इन्हीं ताम्रपत्रों से वाकाटक प्रकाश में आए। वे ब्राह्मण धर्म के महान पक्षधर थे। उन्होंने अनेक वैदिक यज्ञ किए। उनका राजनीतिक इतिहास जितना दक्षिण भारत के लिए महत्वपूर्ण है, उससे अधिक उत्तर भारत के लिए है। यह बताया जा चुका है कि कैसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह वाकाटक राज परिवार में कराया और उस राजघराने की सहायता से ईसा की चौथी सदी के अंतिम चरण में शक क्षत्रपों से गुजरात और उससे संलग्न पश्चिमी भारत के हिस्से जीत लिए। सांस्कृतिक दृष्टि से वाकाटक राज्य ने ब्राह्मण धर्म के आदर्शों और सामाजिक संस्थाओं को दक्षिण की ओर बढ़ाने में सेतु का काम किया। वाकाटकों के बाद चालुक्यों का प्रभाव बढ़ा। उन्होंने 757 ईस्वी तक लगभग 200 वर्ष दक्कन और दक्षिण भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उसके बाद उन्हीं के सामंत राष्ट्रकूटों ने उन्हें अपदस्थ कर दिया। चालुक्य लोग अपने को ब्रह्मा, मनु या चंद्र के वंशज मानते हैं। उन्हें इस बात का गर्व था कि उन्हीं के पूर्वजों ने अयोध्या में राज्य किया, परंतु इसका उद्देश्य सिर्फ वैधता और प्रतिष्ठा अर्जित करना था। वास्तव में प्रतीत होता है कि वे किसी स्थानीय कन्नड़ जाति के थे, जो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से क्षत्रियों की पंक्ति में बैठा दिए गए थे। चालुक्यों ने 6ठी सदी के आरंभ में पश्चिमी दक्कन में अपना राज्य कायम किया। अपनी राजधानी उन्होंने वातापी, जो कि आधुनिक बादामी, में बनाई, जो कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। बाद में वे कई स्वतंत्र राजघरानों में बंट गए, परंतु उनका मुख्य घराना वातापी में 200 वर्षों तक राज करता रहा। इस काल में दक्षिण में कोई भी अन्य शक्ति उतनी महत्वपूर्ण नहीं हुई जितना बादामी का चालुक्य राज्य। इसके बाद उत्तर मध्यकाल में विजयनगर का राज्य ही उतने महत्व का निकला।
प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में सातवाहनों के अवशेष पर कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में इक्ष्वाकुओं का उदय हुआ। लगता है कि वे कोई स्थानीय जनजाति थे और अपने वंश की प्राचीनता दिखाने के लिए उन्होंने अपने वंश का नामकरण इक्ष्वाकु कर लिया। वे नागार्जुन कोंड और धरनी कोटा में अनेक स्मारक छोड़ गए हैं। उन्होंने कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में भूमि अनुदान की प्रथा चलाई। वहाँ उनकी अनेक ताम्रपत्र सनदें पाई गई हैं। इक्ष्वाकुओं को अपदस्थ कर उनकी जगह पर पल्लव आए। पल्लव शब्द का अर्थ है लता और यह शब्द टोंडाई का रूपांतरण है जो लता का ही वाचक है। संभवतः पल्लवों की स्थानीय जनजाति थी जिसने टोंडाई नाडु अर्थात लताओं के देश में अपनी सत्ता स्थापित की, लेकिन उन्हें पूरा सभ्य और ग्राह्य बनाने में कुछ समय लगा, क्योंकि तमिल भाषा में पल्लव शब्द का अर्थ डाकू होता है। पल्लवों का अधिकार दक्षिणी आंध्र और उत्तरी तमिलनाडु दोनों पर था। उन्होंने अपनी राजधानी कांची, आधुनिक कांचीपुरम में बनाई, जिस नगर में उन दिनों मंदिरों और वैदिक विद्या का केंद्र खड़ा हो गया था। पल्लव वंशियों का आरंभ में कदम्बों से संघर्ष हुआ। कदम्बों ने 4वीं सदी में उत्तरी कर्नाटक और कोंकण में अपनी सत्ता कायम की थी। वे ब्राह्मण होने का दावा करते थे। उन्होंने अपने बंधु बांधवों को उदारतापूर्वक पुरस्कृत किया। कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कहा जाता है कि वह पढ़ने के लिए कांची आया, पर वह अपमान के साथ वहां से निकाल दिया गया। इस अपमान से दुखी होकर कदम्बों के सरदार ने जंगल में अपना शिविर बनाया और संभवतः जंगली जनजातियों की सहायता से पल्लवों को हराया। अंततः पल्लवों ने हार का बदला लिया, परंतु फिर भी मयूर शर्मन को औपचारिक रूप से राज चिन्ह देकर उन्होंने कदम्बों की राजसत्ता को मान्यता दे दी। कहा जाता है कि मयूर शर्मन ने 18 अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को असंख्य गांव दान में दिए। कदम्बों ने अपनी राजधानी कर्नाटक के उत्तरी केनरा जिले में वैजयंती या बनवासी में बनाई। पल्लवों के दूसरे महत्वपूर्ण समसामयिक गंग थे। उन्होंने 4वीं सदी के आसपास दक्षिणी कर्नाटक में अपना शासन कायम किया। उनका राज्य पूरब में पल्लवों के राज्य और पश्चिम में कदम्बों के राज्य के बीच में था। वे पश्चिमी गंग या मैसूर के गंग कहलाते हैं, क्योंकि पूर्वी गंग इनसे भिन्न थे और वे 5वीं सदी से कलिंग में शासन करते थे। अधिकांश काल तक पश्चिमी गंग पल्लवों के सामंत रहे। उनकी सबसे पहले की राजधानी कोलार में थी, जहाँ सोने की कान होने के कारण इस राजवंश का उत्थान आसान हुआ होगा। पश्चिमी गंग राजाओं ने भूमि अनुदान अधिकतर जैनों को दिया। कदम्ब राजाओं ने भी जैनों को दान दिया, पर वे ब्राह्मणों की ओर अधिक झुके थे। पल्लवों ने बहुत सारे कर मुक्त ग्रामदान अधिकांश ब्राह्मणों को दिए। हमें आरंभिक पल्लवों के 16 भूमि अनुदान पत्र मिले हैं। उनमें से कुछ, जो अधिक पुराने लगते हैं, पत्थर पर प्राकृत भाषा में खुदे हैं, लेकिन अधिकांश संस्कृत भाषा में ताम्रपत्रों पर खुदे हैं। जो गांव ब्राह्मणों को दिए गए वे राज्य को मिलने वाले सभी करों से और बेगार से मुक्त थे। इसका अर्थ हुआ कि ये सभी पावने दानग्रामी ब्राह्मण अपने भोग के लिए वसूल कर सकते थे। 4वीं सदी के एक पल्लव अनुदान पत्रों में ब्राह्मणों को दी जाने वाली उन्मुक्तियों या सुविधाओं की संख्या 18 तक पहुंचा दी गई है। वे भूमि कर चुकाए बिना, बेगार दिए बिना, नगर के राजकीय अधिकारियों को रसद पहुंचाए बिना और राजकीय सिपाहियों और एजेंटों द्वारा किसी हस्तक्षेप के बिना अनुदान की संपत्ति का उपभोग कर सकते थे। पल्लव, कदम्ब, बादामी के चालुक्य और उनके अन्य समसामयिक शासक वैदिक यज्ञ के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने अश्वमेध और वाजपेय यज्ञ किए, जिससे न केवल उनकी राजा की हैसियत को वैधता मिली और प्रतिष्ठा बढ़ाई, बल्कि पुरोहित वर्ग की आय में काफ़ी वृद्धि भी हुई। इस प्रकार ब्राह्मण किसानों के बूते पर संपन्न वर्ग में आ गए, क्योंकि एक ओर वे किसानों से सीधे कर वसूलते थे और दूसरी ओर प्रजा से राजा द्वारा वसूले गए राजस्व की राशि में से भी दान दक्षिणा के रूप में अच्छा खासा अंश प्राप्त कर लेते थे। यद्यपि 300 ईस्वी और 750 ईस्वी के बीच की अवधि राज्य के गठन और कृषि विस्तार की दृष्टि से उस प्रायद्वीप में अत्यंत ही महत्वपूर्ण रही, फिर भी इस विषय में बहुत कम जानकारी मिलती है कि चोल, चेर और पांड्य राज्यों के पतन के बाद प्रायद्वीप के सिरे वाले क्षेत्र में क्या हाल हुआ। एकमात्र महत्वपूर्ण घटना है 6वीं सदी में कलभों के नेतृत्व में हुआ विद्रोह। इसका असर पल्लवों पर तथा उनके समकालीन पड़ोसियों पर पड़ा। कलब्रों को दुष्ट राजा कहा गया है। उन्होंने अनेकानेक राजाओं को उखाड़ फेंका और तमिल क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा लिया। उन्होंने बहुत सारे गांवों के ब्राह्मणों को मिले ब्रह्मदेय अधिकारों को खत्म कर दिया। लगता है कि कलब्र बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, क्योंकि उन्होंने बौद्ध विहारों का संपोषण किया था।
कलब्रों का विद्रोह इतना व्यापक हो गया था कि उसको पांड्यों, पल्लवों और बादामी के चालुक्यों के संयुक्त प्रयास से ही दबाया जा सका। ऐसा कहा जाता है कि कलब्रों ने चोल, पांड्य और चेर राजाओं को बंदी बना लिया। इन सबों से यही प्रकट होता है कि इस विद्रोह ने विशाल रूप धारण कर लिया था और तमिल देश के बाहर इसका असर पहुंचा। अनुदान में दी गई भूमि पर ब्राह्मणों के अधिकार को खत्म करने वाले कलब्रों के विरुद्ध इन राजाओं के एकजुट होने का अर्थ यह है कि वह विद्रोह दक्षिण भारत के तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ उठा था। कलब्र विद्रोह से पता चलता है कि 300 ईस्वी से 500 ईस्वी के बीच ब्राह्मणों को कुछ भूमिदान सुदूर दक्षिण के राजाओं ने दिए थे। संगम ग्रंथों में कहा गया है कि राजा वीरता के लिए योद्धाओं को गांव देते थे। इन भूमिदानों के फलस्वरूप पल्लवों के अधीन तीसरी सदी के अंत से दक्षिणी आंध्र और उत्तरी तमिलनाडु में कृषि विस्तार को बढ़ावा मिला होगा। संभवतः सुदूर दक्षिण के कुछ राज्यों में भी यह प्रक्रिया चली होगी।